हेलो एवरीवन, ये वीडियो लेक्चर में लेकर आता हूँ नीट और आईआईटी जेईई मेंस के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नीट में अपेयर होने वाले हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेईई मेंस में अपेयर होने वाले हैं। अभी यूपी बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और सीबीएसई बोर्ड के ऑन गोइंग है। इस बीच में बहुत सारे बच्चों के मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमें आफ्टर 12th जो है वो नीट में अपेयर होना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें आफ्टर 12th जेईई मेंस में अपेयर होना है और गाइडेंस के लिए फोन करते हैं, जैसे सभी स्टूडेंट अपने टीचर्स को करते हैं। तो मैं ये वीडियो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट और 12th पास स्टूडेंट और समटाइम्स ये आप लोगों के लिए 11th अपेयर स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, अगर आप लोग नीट या जेईई मेंस को या आईआईटी को टारगेट करते हैं। तो मैं इसमें आगे बताता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। पहले शुरू में थोड़ी सी काउंसलिंग कि आखिर करें क्या। सबसे पहले आपको जिस भी एग्जाम में जाना हो, सबसे पहले उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है। डिफिकल्टी लेवल आपको सिर्फ एक ही चीज बता सकती है, वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको नीट में जाना है तो आपको सबसे पहले नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेना चाहिए, और अगर आपको आईआईटी में जाना है तब भी आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो भी पेपर्स मिल जाएं, आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगे, उसको लेकर के आपको लगा लेना चाहिए। इससे आपको एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल्स को और उसकी डिमांड के बारे में पता चल जाएगा। मोटे मोटे तौर पे तो सबको पता ही है कि यहाँ पर PCB आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, और यहाँ पर PCM आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आता है। दोनों ही चीज में फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन रहेगी, मैथ्स अलग अलग रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भले ही सिलेबस एक जैसा ही है, अगर आप इन दोनों के सिलेबस देखोगे, नीट के और जेईई मेंस के, आईआईटी के, तो आपको क्या मिलेगा कि दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा मिलेगा। आप जब उसको सिलेबस को निकालोगे सारी चीजें सेम देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होते हैं। नीट के कंपैरिजन में आईआईटी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इसलिए मैं आपको अभी से गाइड कर देता हूं कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम, नॉट ओनली आईआईटी और नीट, आपको अगर कोई भी एग्जाम अपेयर करना है तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकालिए। सिलेबस निकालने के बाद उस एग्जाम्स की जो डिमांड्स हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में 10-12 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप एक बार जरूर देख लें। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर एग्जाम डिमांड क्या करता है, किस लेवल की स्टडी चाहता है, किस लेवल के कंसेप्ट चाहता है। सिलेबस एक जैसा ही होता है, सिलेबस देखकर भ्रमित ना हो। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर 12th में हमने पढ़ा था और 12th में पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से हमारे पास नोट्स रखे हुए हैं, तो हम नीट में उसको अप्लाई कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन नीट के थोड़ा सा रिक्वायर करती है हायर नॉलेज, थोड़ा सा अप जाना पड़ेगा आपको। आप चाहे कोई भी बुक्स लगाए हो, आपको थोड़ा सा अप तो जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेडिकेटेड स्टडी करना पड़ेगी। आईआईटी में भी सेम चीज है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। मैं ये 2 से 3 लेक्चर बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, कुछ चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज 1-2 लेक्चर बना देता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं फर्दर बनाऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, अभी के लिए नीट के 34 ईयर के पेपर्स आते हैं, उन 34 ईयर के एग्जाम पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर करा देता हूं सॉल्व आपको, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आखिर हमारी प्रिपरेशन क्या है और हमसे क्या डिमांड की जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नीट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनसे। तो मैं एक चैप्टर ले लेता हूं। सभी लोग अभी इंटर पढ़ के आए होंगे, तो इंटर की ही पहली जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से मैं जो भी क्वेश्चन अभी तक नीट में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको उनके बारे में एक रफ आइडिया लग जाए। ये सबसे पहले, अच्छा मैं टॉपिक वाइज भी ले लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन लिखा है 2 पॉइंट क्वेश्चन ये है 2 point charges A and B having charge
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ए पर प्लस क्यू होगा, बी पर माइनस क्यू होगा, आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड। बेसिकली क्या कहता है, आप लोग पढ़ भी लीजिए, ये कहता है कि ये है ए और ये है बी, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है माइनस क्यू, बीच की डिस्टेंस है आर। जब ये एयर में रखे होंगे तब इन पे जो फोर्स लगेगा वो कूलम्ब्स लॉ से। बेसिकली आप इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैं आपको हर क्वेश्चन के बीच में जो भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ एडिशनल डिटेल जरूर दूंगा। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर k जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये सारी चीजें, ये इतनी चीज कांस्टेंट है, और ये जो ε0 है इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। Q1 Q2 चार्जेस है और r उनके बीच की डिस्टेंस है। कूलम्ब लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, चाहे वो फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चार्ज का साइन नहीं आता है, चार्ज पॉजिटिव साइन के साथ ही लिया जाएगा। चाहे भले ही Q1 प्लस का हो या माइनस का हो, लेंगे प्लस का ही। Q2 प्लस का हो या माइनस का हो, लेंगे प्लस का ही। अगर ये दोनों सेम साइन के होंगे तो रिपल्सन होगा, अपोजिट साइन के होंगे तो अट्रैक्शन होगा। साइन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि फोर्स अट्रैक्शन का है कि रिपल्सन का है। इस पूरी चीज को जो कांस्टेंट है इसको हम के भी लिख लेते हैं, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला है। तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन पर आते हैं वापस। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ए और बी के बीच में इस समय जो फोर्स होगा, हम अपना सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इस समय जो फोर्स होगा वो कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस हो जाएगी। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन आर, इतना हो जाएगा हमारे पास फोर्स। और अगर हम देखें तो हमारा ए का 25% बी पर पहुंच जाता है। तो मैं आपको इसमें एक और मेथड बताता हूं। जब भी परसेंट वाली कोई चीज दे रखी हो तो आप सबसे पहले परसेंट को इजी करने के लिए कुछ भी वैल्यू मान लिया करो। जैसे कि 25% दे रखा है, तो आप अगर Q की वैल्यू 4 मानोगे तो 4 का 25% होता है 1। आप कुछ भी मान सकते हैं। लेट Q इक्वल टू 4, ठीक है, Q इक्वल टू 4 हो गया। तब यहां पर F इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16K अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहां से वैल्यू चाहते हैं तो K अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू F अपॉन 16 हो जाएगी। ये हम यहां फिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये पूरी चीज कांस्टेंट है, ये और ये भी। अब K की जो Q की जो वैल्यू है वो 4 है और यहां पर इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी। अब A का 25% होगा 1 कूलम्ब चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इसमें से 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर हो गया तब तो ये 3 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। और इसमें अगर 1 कूलम्ब जो यहां से यहां ट्रांसफर होगा वो इसमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो -4 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये -3 होगा, तब ये -3 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, ये A होगा और ये B। डिस्टेंस अभी भी उतनी ही है, डिस्टेंस चेंज करने की बात नहीं बोल रहे हैं। तब हम इस फॉर्मूले को अगेन यहां पर कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। तब क्या आएगा, K Q1 Q2 यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये नया फोर्स है F डैश। तो F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, K अपॉन आर स्क्वायर इंटू 9। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है हमने अभी कैलकुलेट की है, दिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास F अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 9। तो न्यू जो फोर्स होगा वो 9 अपॉन 16 टाइम्स ऑफ F होगा। इसका मतलब है हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी वाला। अब आप देख लीजिए, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने एकेडमिक्स में किया होगा। ऐसा अरोड़ा पढ़ी होगी, कुमार मित्तल पढ़ी होगी, ABC पढ़ी होगी, किसी ने बहुत ठीक से पढ़ लिया है तो SC वर्मा भी पढ़ सकता है। तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के दे रखे होते हैं। आपको इसका डिफिकल्टी लेवल पता चल गया होगा कि आपके बस की बात थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की या नहीं थी। अच्छा बच्चों, करते क्या है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन लग जाते हैं दैट इज गुड, और क्वेश्चन नहीं लगते हैं तब हमें क्या करना होता है, स्टडी को बढ़ाना पड़ता है, मेहनत और करना पड़ती है, कंसेप्ट को और डीपली समझना पड़ता है।
तो एक ये क्वेश्चन है, आप इसमें देख लीजिए जो भी चीजें हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये 2017 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e and other is e plus delta e. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d, और जो d की वैल्यू है मच ग्रेटर देन साइज ऑफ एटॉमिक, यानी कि एटॉमिक साइज से ज्यादा है, अपार्ट इज 0, ये 0 है, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, और यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है। बेसिक क्वेश्चन समझिए। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर -e चार्ज होता है और प्रोटॉन पर +e चार्ज होता है। ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बराबर चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है -e, और जो प्रोटॉन पर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, e प्लस डेल्टा ई है। ठीक है, तो ये बात कहता है कि तब ऐसा मानिए कि दो हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम है और एक ये हाइड्रोजन एटम है। तो ये हाइड्रोजन एटम एक MH, इसका मास भी MH होगा और इसका मास भी MH होगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो d दे रखी है। d के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि d की वैल्यू जो है वो एटम की रेडियस से कुछ ज्यादा है, सॉरी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा है, मच ग्रेटर देन है, यानी कि कूलम्ब्स का वैलिड होगा। दूसरी चीज कहता है कि डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, 10⁻³ कूलम होगा, 10⁻37 कूलम होगा, या इतना या इतना। तो हमको बेसिकली इसमें फाइनल आंसर निकाल के नहीं बताना है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताना, ये बताना है कि वो किस पावर के ऑर्डर में रहेगा। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, यहाँ पे मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं आपको। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहाँ एक सिंगल प्रोटॉन होता है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम में यही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन एटम में। एक सिंगल प्रोटॉन और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये केस होता है हाइड्रोजन एटम का। तब अगर हम बात करें तो इस पर जो चार्ज है वो E प्लस डेल्टा ई है, और इस पर चार्ज करें तो -e है। अगर हम इस पूरे के पूरे हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ऐड करेंगे पूरे के पूरे हाइड्रोजन एटम पर कितना आएगा, E। अगर हम इस पूरे हाइड्रोजन एटम पर चार्ज की बात करें तो कितना हो जाएगा, E प्लस डेल्टा ई -e, दिस इज डेल्टा ई। यानी कि इस पूरे पर डेल्टा ई होगा तो इस पर भी डेल्टा ई होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बता देना है कि इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो पावर क्या आएगी, ऑर्डर क्या आएगा। अच्छा बेटा, ये वैल्यू प्लस की है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली दोनों अगर ये पॉजिटिव है, इस पर प्लस का डेल्टा ई चार्ज है और इस पर भी प्लस का डेल्टा ई चार्ज है, तब तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कूलम्ब फोर्स की बात करें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हम लोगों ने एकेडमिक्स में बेसिक बात ये पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन का होता है। तो वो ये कहता है कि जो ग्रेविटेशनल, इसमें टोटल फोर्स 0 है दोनों पर। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो रिपल्सन आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो अट्रैक्शन आएगा, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर जाएगा और ग्रेविटेशन फोर्स इधर जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब नेट फोर्स क्या होगा, 0। हमको यही करना है कि दोनों को इक्वल कर देना है। तो Fc इक्वल टू Fg, बस फॉर्मूला लगा देना है। कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 भी डेल्टा ई है और Q2 भी डेल्टा ई है, बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है, G m1 mh, और दूसरा भी mh होगा अपॉन d²। d से d कैंसिल हो जाएगी। इसकी वैल्यू बताना है, इसकी हमें पता होता है 9 × 10⁹ होता है,
और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा ई स्क्वायर। यहाँ पर जी की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगी 6.67 10 टू पावर -11 और इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये जो वैल्यू दे रखी है उसका ही स्क्वायर लगा दें 7 10 की पावर। अच्छा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में डर क्यों जाते हैं? वो ये सोचते हैं इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतना डेटा दे रखा है, फिर इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ना जाए, वो आपसे एक्यूरेट आंसर चाहता ही नहीं, आपको ये बताना है बस पावर कितनी आएगी। तो आप यहां से इसको इधर भेज दीजिए, पावर निकाल देंगे। डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6.67 10 की पावर -11। अच्छा, इसको हम टच भी नहीं कर रहे, चाहो तो इसको पहले ऐसे लिखा दो एम स्क्वायर एम एच स्क्वायर, क्योंकि ये तो बाहर आएगा स्क्वायर रूट से एम एच स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9। इस पावर को अगर हम सबको निकालते हैं, इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, सारी पावर्स देख लीजिए 6.67 10 की पावर -11 10 की पावर -9 और बाहर आ जाएगा हमारा एम एच स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो और अपॉन में 9 है। डेटा के साथ पूरा डेटा सॉल्व नहीं करना है, बस इनको देख लेते हैं। ये पावर कितनी हो जाएगी 20, तो बाहर आएगी 10 की पावर -10 और यहां पर 10 की पावर कितनी आएगी इसमें 1.67 10 की पावर -27। अगर हम फर्दर देखते हैं तो ये 10 की पावर -37 कूलम इस ऑर्डर का आएगा। इस डेटा को भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारे फाइनल आंसर में नहीं आते हैं। फाइनल आंसर में हमें ये लाना था कि बस ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होगा 10 टू पावर -37 कूलम, ये ऑर्डर रहेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन हम बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन ये कहता है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ फोर्स कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। अब सुनिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है कि दो, बेसिकली कूलम्ब्स लॉ पर क्वेश्चन है। कूलम्ब्स लॉ हमको पता है कि जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एयर होती है तब कूलम्ब्स लॉ होता है ये, और जब एयर नहीं होती है तब कूलम्ब्स लॉ होता है ये। अब आपको ये पता ही होगा कि जो K होता है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। यहां पर आपको एक और बात पता होना चाहिए, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू या तो 1 होती है या फिर 1 से ज्यादा होती है, और ये वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, अपॉन में आएगी, यानी कि डिवाइड में आएगी। तो अगर एयर हटाकर कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम लेकर आते हैं तो डेफिनेटली फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि K की वैल्यू क्या होती है 1 और 1 से ज्यादा। 1 सिर्फ वैक्यूम के लिए होती है, बाकी सभी मीडियम के लिए 1 से ज्यादा होती है, एयर के लिए 1 ले लेते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। ए वाला ऑप्शन है डिक्रीज K टाइम्स, यही ऑप्शन ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज K टाइम्स, इंक्रीज तो होगा नहीं क्योंकि ये अपॉन में आता है। रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज की भी कोई बात नहीं है। दूसरा है बिकम्स 1 अपॉन K स्क्वायर टाइम्स, वो भी कोई बात नहीं। तो सीधी सी बात है कि K टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि कई बार वेरियस एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। ये सेम क्वेश्चन कुमार मित्तल में भी दे रखा है, एस अरोड़ा में भी दे रखा है, और ये सेम क्वेश्चन कई बार वेरियस एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। IIT JEE मेंस में भी आ चुका है और नीट में भी कई बार, नीट में तो इनफेक्ट रिपीट हुआ है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q. The system of these three charges will be in equilibrium if Q is equal to. सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये एक चार्ज Q है और इससे कुछ दूरी पर ये एक चार्ज Q है। अगर ये A पर है और ये B पर है, अच्छा, इन दोनों चार्ज के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है कि ये प्लस के हैं कि माइनस के हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये दोनों एक ही साइन के इक्वल हैं।
तो जब ये एक ही साइन के हैं, इक्वल हैं, तो एक दूसरे पर डेफिनेटली रिपल्सन ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर रिपल्सन लगा रहे होंगे। अब रिपल्सन की वजह से हम किसी एक चार्ज को लेकर स्टडी कर रहे हैं, रिपल्सन की वजह से मान लेते हैं इधर F1 फोर्स लगता है, और आप चाहते हैं कि अच्छा इस पर भी F1 फोर्स इधर लगेगा, दोनों पे इक्वल फोर्स लगता है। अगर आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि दोनों चार्जेस पे फोर्स कैसा लगेगा, इक्वल ही लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, दैट मीन्स इस पर नेट चार्ज जीरो हो जाए और इस पर भी नेट चार्ज जीरो हो जाए, तब इस पर नेट चार्ज तभी जीरो होगा जब इधर की तरफ जो F2 फोर्स लगेगा, अभी लग नहीं रहा, जो लगेगा, तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हुआ तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, अन्यथा ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अब जो तीसरा चार्ज Q है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको लाइन ज्वाइन जो कर रही है उसके मिड पर रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका अट्रैक्शन का होना आवश्यक है, यानी कि अगर वो फोर्स अट्रैक्शन का नहीं हुआ तब ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। अगर ये भी इसको रिपल करने लगा तब ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसका साइन इसके साइन से अपोजिट होना ही चाहिए। अगर सेम हुआ तो फिर इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है इसका साइन और इसका साइन अपोजिट होना चाहिए। इसके वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन कट जाता है और ये वाला ऑप्शन कट जाता है। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी और डी, क्योंकि अपोजिट साइन होगा तभी अट्रैक्शन होगा, सेम साइन होगा अट्रैक्शन नहीं होगा। अब सॉल्व करके हमें ये बताना है कि वैल्यू ये होती है कि ये होती है। बाकी हमको 50-50 तो ये पता चल गया कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिपल्सन करेंगे। हम मान लेते हैं जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हो ना जिसमें डिस्टेंस ना दे रखी हो और अपनी तरफ से मानना हो, तो आप अपनी सहूलियत के लिए ऐसे डिस्टेंस माना करें जिसके साथ डील करना थोड़ा आसान हो। हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर्स है, कुछ भी माना जा सकता है, आंसर आ जाएगा। अगर ये बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होगी डेफिनेटली, ये वाली डिस्टेंस। बस कूलम्ब्स लॉ लगा दीजिए। F1 का कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, Q1 इन दोनों के बीच F1 है, Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में क्या है वो F2 है, तो Q अपॉन 1 का स्क्वायर। यहां से Q से Q कटेगा, K से K कट जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये K अपॉन 4 इक्वल टू Q। आप सॉल्व करके पाएंगे कि साइन पॉजिटिव आ गया है और आप ये टिक कर देंगे, बट ऐसा मत करना, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ, इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, तो इसको माइनस का ही होना पड़ेगा, देन आंसर विल बी बी। समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन है और ये 2019 में पूछा हुआ है, 2019। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, मैं पढ़ देता हूं आप लोग के लिए। 2 पैरेलल infinite line charges with linear charge densities lambda and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? और ये आपके पास और ऑप्शन दे रखे हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है। वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, दिस इज Q अपॉन L। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q अपॉन A। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है Q अपॉन V, यानी कि वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर के लिए डिफाइन है, कंडक्टर के लिए डिफाइन नहीं होती है। कंडक्टर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है, बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं होती है। बट इंसुलेटर के लिए सब डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये सारी बात है। आप एकेडमिक्स में पढ़े होंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोगों ने एक इस तरीके का वायर पढ़ा था, और लाइन चार्जेस को कहते हैं, और इससे r डिस्टेंस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होती है तो ये होती है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ये होता है फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसमें। तो देखते हैं, हमारे पास दो लाइन चार्ज हैं, एक ये है, इस पर हमारा प्लस लेमडा है और यानी कि प्लस चार्ज रहा होगा, और एक हमारे पास ये है, इस पे हमें माइनस लेमडा दे रखा है तो नेगेटिव चार्ज रहा होगा। बेसिक बात आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r दे रखी है, यहां पूछता है, दैट मीन्स इससे डिस्टेंस भी r होगी और इससे डिस्टेंस भी r होगी, ये पॉइंट ले लीजिए P। फॉर्मूला यही लगेगा, बस आपको देखना है। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होती है और नेगेटिव के पास की तरफ होती है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो टेस्ट चार्ज रखिए, टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी। तब हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख के देख लेते हैं। ये क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 कह देते हैं, इसकी वजह से कितनी होगी इतनी ही। ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से ये होगी E2। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब ऐड करना पड़ेगी, और ऐड करेंगे हम तब क्या आएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, और ये भी इतना ही हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R, बिल्कुल सेम है, 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, 2 मिला के 4 कट गया, क्या आ जाएगा, R कैपिटल रख लीजिए, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा आंसर रहेगा, सी वाला ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, आपको ये पता होना चाहिए था कि ये जो डेरिवेशन है एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ से अगर आप पढ़े होते तो फर्स्ट में ये डेरिवेशन मिलता है, इसके बाद हमें एक और डेरिवेशन मिलता है इंसुलेटर शीट वाला, अगर आपने पढ़ा हो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला, सिग्मा रहती है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है इंसुलेटर के लिए। कंडक्टर के लिए कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिए। लेकिन अगर कंडक्टर में वेरी थिन शीट है तब उसके लिए कितनी होती है, उसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आपको ये बेसिक बातें भी पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर मटेरियल के लिए डिफाइन होती है, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए डिफाइन नहीं होती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको ये तीनों के लिए डेरिवेशन पता होना चाहिए और उसको हम सीधा सीधा यहाँ अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन भले ही आपको कितना भी घुमा के लगता हो, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको जस्ट ये फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको इतना सारा डेटा दे रखा है और उसके बेस पर एक क्वेश्चन पूछा है, तो मैं पढ़ देता हूँ। A thin conducting ring of radius r is given a charge q, यानी कि ये जो दे रखा है ना रिंग है ये, और थिन कंडक्टिंग रिंग है, इसका मतलब है कि ये मेटल की बनी हुई होगी। इसको हमने क्यू चार्ज दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे रिंग हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, अगर वो कंडक्टिंग है तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर पहुंचेगा, वॉल्यूम में 0 रहेगा। The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part A, K, B of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part A, C, D, B of the ring is. ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिकली करते क्या है, कंपटीशन वाले दो चीजों पे फोकस करते हैं। पहली चीज होती है कि इतना बड़ा एग्जाम है तो उनको बहुत बड़े नंबर पे बच्चों को बाहर करना है। अब बच्चों को बाहर करने के सिर्फ एक ही तरीका है कि उन लोगों से क्वेश्चन सॉल्व ना हो। अब क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो क्वेश्चन का लेवल अगर बहुत ज्यादा टफ कर देंगे तो सभी फेल हो जाएंगे। मान लेते हैं कि अगर वो क्या करते हैं, सारा बहुत ही ज्यादा लेवल पर रख देते हैं तो सारे लोग फेल हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ाते, भ्रमित करने के लिए इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा दे देते हैं अलग अलग तरीके से, लैंग्वेज को चेंज कर करके, कि बच्चा उसमें फंस जाता है या उसका टाइम भी चला जाता है। इसमें एक बात और याद रखना कि एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, एग्जाम टाइम का भी है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन 5 मिनट में करेंगे तो फिर आपकी बात नहीं बनने वाली है।
क्वेश्चन सॉल्व भी होना चाहिए, विद इन टाइम भी होना चाहिए। तो और विद इन टाइम होगा कैसे? प्रैक्टिस से। आप जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, सारी चीजें समझ आ जाएंगी, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं। ये जो है ना पार्ट, ये इतना पार्ट जो है, अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो ये 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट है तो उसमें चार्ज भी 1/4 आया होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, ये दे रखी है सेंटर O पर। डायरेक्शन नहीं दी है, प्लस का चार्ज है, डेफिनेटली दूर की तरफ ही होगी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसकी वजह से कितनी होगी। तो बच्चों हमने पहले भी जो एकेडमिक्स में पढ़ते हैं वहां पर भी हमने पढ़ा है कि पूरी रिंग के वजह से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ए के वजह से जितनी होगी इस डायरेक्शन में, डी के वजह से उतनी ही होगी इस डायरेक्शन में, कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर 0 आएगा। बी के वजह से जितनी होगी इस डायरेक्शन में, सी के वजह से उतनी होगी इस डायरेक्शन में, वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप समझिए, के के वजह से जो ई होगी इधर की तरफ, सी डी के वजह से उतनी ही इस तरफ होगी, और अगेन क्या होगा, कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ए सी की वजह से जितनी इधर होगी बी डी की वजह से उतनी ही इधर होगी, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो टोटल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन इस केस में हमसे जो पूछ रहा है उसको बताना है। देखिए बेटा, अगर हम चलते हैं ए सी ये और बी डी ये, तो ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट हैं, दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो इनके वजह से तो ए सी और बी डी की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। अच्छा, सी डी की वजह से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जितनी ए के वजह से, ए के और बी की वजह से, तभी तो कैंसिल होकर आंसर 0 आएगा। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है, तब इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होना चाहिए, तभी आंसर 0 आएगा, अन्यथा 0 आएगा नहीं। इसका मतलब है कि ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, इसमें ये दोनों एक दूसरे को खुद ही कैंसिल कर लेंगे, बचेगा ये इस वाले पार्ट को कैंसिल करेगा, तब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसकी भी उतनी ही होगी ई, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बस डायरेक्शन का खेल है कि डायरेक्शन क्या होगी, इसकी ये रहेगी, क्योंकि प्लस का चार्ज है और प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर की तरफ। कंफ्यूज हो जाए, टेस्ट चार्ज रख लें, टेस्ट चार्ज पर अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, खुद ही दिख जाएगा। ये प्लस चार्ज है, यहाँ रिपल्सन होगा, इधर जाएगा, तो ई होगी, और किस डायरेक्शन में होगी, ओ से लेकर के की तरफ। तो ई ओ से के की तरफ, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ये दोनों खुद ही एक दूसरे कैंसिल कर लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं, खाली दिमाग लगाना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। गॉसिस लॉ पर मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये प्रीवियस ईयर में नीट में आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लें एक बार, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूं कि जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इस लिंक को ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस को भेज देता हूँ और आप अटेम्प्ट कर लीजिए, और कोई क्वेरी हो तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये लेक्चर जो है वो कॉन्टिन्यूअस चलेंगे, आगे सभी जो टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज सबको मैं कवर करने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। तो उम्मीद है मैंने आप सबने ये पढ़ ली होंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा अबाउट गॉसिस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है, सबसे पहली बात है कि गॉस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। गॉस लॉ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा कूलॉम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, जबकि गॉस लॉ हमारा क्या करता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर लेता है। दैट मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कूलॉम्स लॉ से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल सकते हैं। और गॉस लॉ से हम कैसे निकाल सकते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी निकाल सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी निकाल सकते हैं। तो गॉसिस लॉ क्या होता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो उससे जो फ्लक्स होगा वो इतना रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द क्लोज्ड सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा, और अगर सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स अंदर की तरफ एंटर करेगा।
अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चार्ज सिर्फ इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होना चाहिए। कुछ बुक्स वालों ने, मैंने पढ़ी थी एक बार, शायद कुमार मित्तल की बुक भी पढ़ी थी, उसमें इसको गॉस थ्योरम कहते हैं, जबकि एसल अरोरा और बाकी जो राइटर्स हैं इसको गॉस लॉ कहते हैं। एक्चुअल में गॉस लॉ है ना कि थ्योरम, क्योंकि इसमें कंडीशन लगी हुई है क्लोज सरफेस वाली। ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है और क्लोज सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल है, जबकि चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, और जितना इनसाइड होगा उतना ही लिया जाएगा। अब मैं इनका सॉल्यूशन कर देता हूं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तीसरा आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे इसमें से कौन सा है। जो भी बच्चा ठीक आंसर करेगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे कि और लोगों को पता चल जाए कि ठीक आंसर कौन सा है। और अगर ठीक आंसर जानना है आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, वहां पर इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। कह रहा है ए स्फीयर एनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम सबको मालूम है डाइपोल के अंदर 2 चार्ज होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, यहां दे रखा है प्लस माइनस इतना। तो ये है हमारा डाइपोल, ये प्लस क्यू हो जाएगा और ये माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये डाइपोल है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें नेट चार्ज की, तो नेट चार्ज निकालेंगे तो 0 आएगा, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो नेट चार्ज जब 0 आएगा, जब नेट चार्ज 0 है तो फाई इक्वल टू, अगर हम निकालना चाहेंगे 0 अपॉन समथिंग, दिस इज 0। तो फ्लक्स क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आने वाला है, ये यहां से 0 है, सी वाला ऑप्शन। यहां से कंसेप्ट भी याद रख लीजिए, किसी भी सरफेस के अंदर अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं तब उससे इमर्ज होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है। तो ये समझ आ गया होगा। सेकंड बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। यानी कि एक क्यूब है, उसके एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो हम उससे फ्लक्स क्या होगा ये बताना है क्यूब से। अच्छा, एक और बात है कि हमारी गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस की रिक्वायरमेंट करती है। सरफेस का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, क्यूबिकल है, क्यूबाइडिकल है, कैसा भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि जो हमारी गॉसेस लॉ है वो शेप एंड साइज पर भी डिपेंड नहीं करती, उसकी साइज कितनी है साइड की, इससे भी कोई लेना देना नहीं होगा। मैं आपको थ्योरी के लेक्चर में गॉसेस लॉ एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा बिल्कुल ठीक से। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि गॉसेस लॉ में क्लोज सरफेस होना चाहिए, गॉसेस लॉ का शेप साइज से कोई लेना देना नहीं है, और गॉसेस लॉ में जो चार्ज होगा वो उतना ही चार्ज होगा जितना इनसाइड में है। अब यहां इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जो क्यू चार्ज है वो ट्यूब के कॉर्नर पे रखा है। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, एससी लैटिस पढ़ते हैं, बहुत सारे लैटिस सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, वहां पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम कॉर्नर पे रखते हैं, किसी स्फीयर को हम कॉर्नर पे रखते हैं, तब उसका 1/8 पार्ट तो ट्यूब के अंदर होता है, बाकी 7/8 पार्ट कहां होता है, बाहर होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉर्नर पे रखेंगे तो उसका 1/8 अंदर होगा। समझ आ रहे हैं? यानी कि क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज का सिर्फ 1/8 तो ट्यूब के अंदर होगा, बाकी हिस्सा कहां होगा, बाहर होगा। तो जब हम फ्लक्स निकाल रहे होंगे तो चार्ज जो होगा वो Q/8 लगाया जाएगा और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q/8 क्यों लगाया, जबकि चार्ज तो क्यू था, चार्ज ट्यूब के कॉर्नर पे है। ट्यूब के कॉर्नर पे जो भी चार्ज होगा उसका Q/8 पार्ट कहां होगा, अंदर होगा, और बाकी पार्ट कहां होगा, बाहर। और जो बाहर पार्ट होगा गॉसेस लॉ में उस पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि ये इस क्वेश्चन को आप खुद से जो अटेम्प्ट करेंगे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कल मैं इसी पर थोड़े से और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल।